क्या कोई बताएगा? वीडियो आप लोगों ने सबने देखा या दोबारा इसे शुरू करूं मैं? इस वीडियो में आपने देखा होगा कि ये 26 जनवरी की हमारी जो यौम जमहूरिया की परेड होती है, तो ये उसकी झलकियां नज़र आ रही थी यहाँ पर। यहाँ पर सजी धजी गाड़ियों में कुछ बच्चे बैठे हुए थे और उनके नामों का ऐलान हो रहा था। क्या सोचते हैं आप? फहमिया बेटा, आप बताओ कि इसमें क्लिप में किन बच्चों का जिक्र हो रहा था? किन बच्चों के बारे में ये खबरें नश्र की जा रही थी? ये गाड़ियों में जो बच्चे बैठे थे वो कौन थे? बोलिए बेटा। जैसा कि आपने सुना होगा कि इसमें बार बार जिक्र हो रहा था उन बच्चों को, बहादुर बच्चों के नाम से उनको बुलाया जा रहा था। तो इन बहादुर बच्चों को 26 जनवरी की परेड में शामिल किया गया था। ये वो बच्चे हैं जिन्हें अपने इलाकों में, हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से आए हुए ये बच्चे थे, इन्हें अपने अपने इलाकों में उनकी बहादुरी के लिए इनामात मिले थे। उन बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाता है और सदर जमहूरिया के हाथ से उन्हें इनामात नवाजे जाते हैं। तो ये खबरें जो है उन्हीं बच्चों के ताल्लुक से नश्र की गई थी। तो आज का जो हम सबक पढ़ने वाले हैं वो सबक भी इन्हीं बहादुर बच्चों के ताल्लुक से है, जिसमें हम लोगों को सरफराज आरजू जो मुसन्निफ है इस सबक के, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पर कुछ वाक़यात बच्चों के बयान किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग सरफराज आरजू के ताल्लुक से कुछ जान पहचान करते हैं, सरफराज आरजू के ताल्लुक से कुछ मालूमात हासिल करें और फिर सबक के लिए आगे बढ़ेंगे। सरफराज आरजू जो मुसन्निफ हैं, इनकी पैदाइश 2 सितंबर सन 1956 ईस्वी में हुई। सरफराज आरजू मुंबई में पैदा हुए। गुज़िश्ता 35 वर्षों से वो सहाफ़त, अदब और मुख्तलिफ तालीमी और समाजी अदारों से वाबस्ता हैं। हमारे मुल्क में जो बच्चे गैर मामूली बहादुरी का मुज़ाहरा करते हैं, उनकी बहुत कद्र की जाती है। अखबारात में उनकी तस्वीरें छपती हैं और उनके कारनामों का जिक्र किया जाता है। अवामी जलसों में उनकी हिम्मत अफजाई की जाती है। इस सबक में मजमून निगार ने ऐसे चंद बच्चों के सच्चे वाक़यात बयान किए हैं जिनकी गैर मामूली हिम्मत और बहादुरी, बेमिसाल बहादुरी की वजह से उन्हें सदर जमहूरिया के हाथों इनामात से नवाजा गया। तो बच्चों, जैसा कि आपने अभी सुना कि सरफराज आरजू ने ऐसे बच्चों के बारे में सबक में जिक्र किया है जिन्होंने अपने इलाकों में अपनी बेमिसाल बहादुरी की वजह से इनामात पाई हैं और अखबारात में इनकी तस्वीरें भी छपी हैं और कारनामों का जिक्र भी किया गया है। तो चलिए हम ऐसे ही कुछ बच्चों का आज उन्होंने जो बहादुरी के मुजाहरे किए हैं उन वाक़यात को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मुंबई की अस्मा से। मैं सबक को पढ़ना शुरू करती हूँ, साथ ही साथ मैं इसे वाज़े भी करती चलूँ और आप लोग ध्यान से सुने क्योंकि बाद में इसी पर आप लोगों से सवालात पूछे जाएंगे। मुंबई में तेज बारिश से कभी कभी सैलाबी सूरत पैदा हो जाती है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में चिल्ड्रन एड सोसाइटी नामी अदारा बच्चों के लिए एक बाल घर चलाता है। एक दिन लगातार बारिश हो रही थी। बाहर पानी की सतह बढ़ती जा रही थी, इसलिए बाल घर के बच्चे एक कमरे में सहमे हुए बैठे थे। इन बच्चों में अस्मा भी शामिल थी, जिसे दूसरे बच्चे दीदी कहकर पुकारते थे। बच्चों, यहाँ पर मुंबई का जिक्र किया गया है।
मुंबई की बारिश के ताल्लुक से तो सभी जानते हैं कि यहाँ पर ही अचानक ही बारिश होती है और सूरत हाल जो है बिल्कुल एक ऐसी होती है कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि बारिश कैसी होगी, तेज़ होगी, रुक जाएगी या चलती रहेगी बारिश। तो ऐसे ही एक बारिश का ज़िक्र है कि मुंबई में बहुत तेज़ बारिश थी, लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक अदारा है जिसका नाम है चिल्ड्रन एड सोसाइटी। यहाँ पर ऐसे बेघर बच्चे और यतीम बच्चे, उनकी देखभाल की जाती है। तो उस अदारे का ज़िक्र है कि एक दिन लगातार बारिश हो रही थी, बाहर पानी की सतह बढ़ती जा रही थी। सतह से मुराद है यहाँ पर कि जब भी पानी अगर भरना शुरू होता है, तो आप लोग खुद ही देखते होंगे कि अगर मोहल्ले में, गली में पानी भर रहा है, तो बारिश अगर तेज़ से तेज़ होती जा रही है, तो वो पानी बढ़ता चला जाता है। हमें कभी हमारे पैरों के सिर्फ़ पंजे, टखने डूबते हैं, फिर कभी वो पानी हम बोलते हैं घुटनों तक आ गया, कमर तक पानी आ गया। बस इसी तरीके से उस दिन जो है वो सतह बढ़ती जा रही थी। तो वो जो बाल घर था जिसका नाम था चिल्ड्रन एड सोसाइटी, वहाँ पे एक बच्चे जो है एक कमरे में सहमे हुए बैठे थे। सहमे हुए क्यों बैठे थे? क्योंकि वो डर रहे थे कि पानी अंदर आ जाएगा और हो सकता है कि उनको नुकसान पहुँचे, हो सकता है वो डूब भी जाएँ। तो इन्हीं बच्चों में एक लड़की थी जिसका नाम था अस्मा, और वो बड़ी बच्ची थी दूसरे बच्चों से, तो लोग बच्चे उसे दीदी कहकर पुकारते थे। आइए देखते हैं अस्मा ने फिर क्या किया। अब अस्मा को खदशा महसूस हुआ, वो निस्बतन समझदार बच्ची थी। उसे खदशा महसूस हुआ कि पानी अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो सब बच्चे डूब जाएंगे। ये ख्याल आते ही वो उठ खड़ी हुई। उसने 2 बच्चों को कंधों पर बिठाया और कीचड़ भरे पानी में उतर पड़ी। उसे तैरना नहीं आता था। इसके बावजूद गले तक ऊंचे पानी में आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसने दोनों बच्चों को महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया। अब यहाँ पर खदशा एक लफ्ज़ है। खदशा यानी कि किसी चीज़ का हमको एहसास होना, खतरे का एहसास होना, डर लगना किसी चीज़ का कि भाई ऐसा कुछ बुरा हो जाएगा हमारे साथ, तो इसे कहते हैं खदशा महसूस होना। तो अस्मा को क्या खदशा महसूस हुआ कि अगर ये पानी जिस तरीके से भरता जा रहा है और उसकी सतह बढ़ती जा रही है, तो अगर ये पानी अंदर आ गया बाल घर में तो सारे बच्चे डूब जाएंगे। अब जैसे ही उसे ये ख्याल आया तो वो उठी और बाल घर में जितने भी बच्चे थे, उनमें से 2 सबसे छोटे बच्चों को उसने अपने कंधों पर बिठाया और कीचड़ भरे पानी में उतर गई। उसे तैरना नहीं आता था। इसके बावजूद वो गले तक ऊँचा पानी यानी कि पानी इतना भर गया था कि उसकी गर्दन तक के पानी आ चुका था। लेकिन फिर भी वो गले तक ऊँचे पानी में उतरी और आहिस्ता-आहिस्ता चलकर उसने दोनों बच्चों को महफूज़ मुकाम पर पहुँचा दिया। अब महफूज़ मुकाम वो मुकाम था जो निस्बतन ऊँचा था, बुलंद था और जहाँ पर पानी भरने का डर नहीं था। इसी तरह अस्मा दूसरे बच्चों को ले जाने के लिए बार-बार चक्कर लगाती रही। अब वो बच्ची थी, कितने बच्चों को एक साथ ले जा सकती थी, और बच्चे जो हैं उनका कद भी छोटा था। अस्मा के गले तक पानी था तो दूसरे बच्चे तो ज़ाहिर-सी बात है डूब जाते पानी में। तो अस्मा जो है वो बार-बार चक्कर लगाती और 2-2 बच्चों को अपने काँधों पर बिठाकर महफूज़ मुकाम पर पहुँचाती। इस तरह उसने 40 बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर खतरे से बाहर निकाला। बच्चों, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अस्मा कितनी बहादुर बच्ची रही होगी। 40 बच्चों को, 2-2 बच्चों को काँधों पर बिठाकर ले जाना। कभी उसने किसी एक बच्चा लिया होगा तो 20 से 22 चक्कर उसने लगाए होंगे उस गले तक ऊँचे पानी में। बिलाशुबा वो एक बहादुर बच्ची थी। यतीम खाने में पलने वाली इस बहादुर बच्ची ने हर बार अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे बच्चों की जान बचाई और हिम्मत और कुर्बानी की एक उम्दा मिसाल कायम की। उम्दा यानी बेहतरीन, बहुत ही अच्छी मिसाल। तो देखा बच्चा आपने, अस्मा ने किस तरीके से अपनी जान को खतरे में डाला और 1, 2, 3 नहीं बल्कि 40 बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर उस डूबने वाली जो हालत थी उनकी, उस खतरे से बाहर निकाला। यहाँ सिर्फ अस्मा ही नहीं, और भी ऐसे बच्चे बहुत हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी की मिसालें कायम की हैं। तो आइए देखते हैं, एक और बच्चे के बारे में पढ़ते हैं। मुंबई की अस्मा की तरह राजस्थान के
एक 15 साल लड़के सुधीर की कहानी। ये कहानी भी बड़ी वलवला अंगेज है। सुधीर राजस्थान एक रियासत है, वहाँ का रहने वाला था। उसकी उम्र 15 साल थी। उसकी कहानी भी बड़ी वलवला अंगेज है। तो चलिए पढ़ते हैं। एक रात वो अपने घर में बैठा था। अचानक बिजली चली गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। उसी वक्त पड़ोस से कुछ औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। वहां खूब तेज रोशनी दिखाई दे रही थी। सुधीर की समझ में नहीं आया कि ये रोशनी कैसी है। उसने अपने घर की दीवार से छलांग लगाई और पड़ोस के घर में पहुंच गया। मुंबई जिस तरह रियासत महाराष्ट्र में है, उसी तरह एक और रियासत है राजस्थान, जहाँ का लड़का था सुधीर। सुधीर 15 साल लड़का, यानी उसकी उम्र 15 साल थी। उसकी कहानी यहाँ पर मुसन्निफ बयान कर रहे हैं। उसकी कहानी भी बड़ी वलवला अंगेज है। वलवला अंगेज का मतलब ये है कि ऐसी बातें जिसको सुनकर खुद हमारे अंदर भी जोश पैदा हो, उसे कहते हैं वलवला अंगेज। तो सुधीर की कहानी कुछ इस तरह थी बच्चों कि एक रात वो अपने घर में बैठा था कि अचानक बिजली चली गई। अब मुंबई शहर में तो ऐसे हालात बहुत कम आते हैं कि अचानक बिजली चली जाए, लेकिन गांव वगैरह में जो है वो लोड शेडिंग का बड़ा मसला है, जहाँ पर अचानक ही बिजली चली जाती है। और अगर ये रात के वक्त हो तो पूरा इलाका ही अंधेरे में डूब जाता है। तो ऐसी ही एक रात थी कि अचानक बिजली चली गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। और उसी वक्त सुधीर को पड़ोस से कुछ औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी और खूब तेज रोशनी भी दिखाई दे रही थी। अब चूंकि बिजली चली गई थी, तो अब वो तेज रोशनी जो है यकीनन हैरत अंगेज थी। अब सुधीर को समझ ही में नहीं आया कि रोशनी कैसी है। तो उसने बिल्कुल कोई देर किए बगैर अपने घर की दीवार से छलांग लगाई और पड़ोस के घर में पहुंच गया। राजस्थान के इलाकों में जो है वहाँ घरों की बनावट इस तरीके की होती है कि दीवारें मिली हुई होती हैं और आंगन की दीवारें छोटी होती हैं कि एक दीवार से छलांग लगा के कोई दूसरी जगह अगर जाना चाहे, दूसरे घर में दालान में पहुंच सकता है। तो सुधीर ने भी वैसा ही किया, छलांग लगाई और पड़ोस के घर में पहुंच गया। अब वहां चलकर उसने क्या देखा कि वहां चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और कमरा कमरा भी बेहद गर्म था। सुधीर ने देखा एक कोने में 4 औरतें डरी सहमी बैठी हैं। वो धुएं की वजह से बार बार खांस रही हैं और मदद के लिए चिल्ला रही हैं। अब सुधीर ने वहाँ के जो हालात देखे तो वो तशवीश उसे हो रही थी कि भाई ये कमरा भी इतना गर्म है। और उसने देखा जाके कि एक औरतें हैं जो 4 औरतें हैं जो डरी सहमी बैठी है कोने में और कमरे में धुआं भरा हुआ है और वो बार बार खांस रही हैं और साथ साथ मदद के लिए चिल्ला भी रही है। अब उसने जो नजर की तो कमरे के वस्त में रखी हुई गैस की बत्ती से शोले बुलंद हो रहे थे। उसके करीब ही एक गैस सिलेंडर रखा हुआ था। उसे देखकर सुधीर को अंदेशा हुआ कि गैस बत्ती कभी भी फट सकती है। वस्त में, अब कमरे के वस्त में यानी दरमियान में, वस्त यानी बिल्कुल बीच में, दरमियान में एक गैस की बत्ती रखी हुई है। यानी वो लाइट गई थी तो लोगों ने अपने घर में गैस बत्ती जलाकर रखी हुई थी और उसमें आग लगी हुई थी। शोले बुलंद रहे, शोला कहते हैं आग की बड़ी बड़ी लपटों को। तो शोले बुलंद हो रहे थे और उसके करीब, बत्ती के करीब ही एक गैस सिलेंडर रखा। गैस सिलेंडर आपको पता ही है, हम खाना पकाने के लिए जो गैस इस्तेमाल करते हैं उस सिलेंडरों में भरी हुई होती है। तो वो सिलेंडर रखा हुआ था और हम सबको ही पता है कि अगर उसके पास कोई चिंगारी या आग हो तो खतरा हो सकता है कि ये गैस सिलेंडर फट जाए। तो उसे देखकर सुधीर को भी अंदेशा हुआ कि भाई ये गैस की बत्ती जिसमें से इतने बड़े बुलंद शोले निकल रहे हैं, अगर ये बत्ती कभी भी फट गई तो इसकी आग गैस सिलेंडर को भी अपनी लपेट में ले सकती है। तो देखते हैं फिर सुधीर ने आगे क्या किया। सुधीर ने सोचा अगर इसकी आग ने गैस सिलेंडर को अपनी लपेट में ले लिया तो बड़ी तबाही आ जाएगी। यानी जैसा कि अभी मैंने बताया कि सिलेंडर है, अगर उसको आग के करीब ले जाए तो खतरा है कि वो सिलेंडर फट सकता है। सिलेंडर फटेगा तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही आ जाएगी। यानी कि वो अपने आसपास की तमाम चीज़ों को
अपनी आग की जद में ले सकता है और वो आग जो है पूरे के पूरे मोहल्ले को भी जलाकर खाक कर सकती है। इसीलिए उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जलती हुई गैस बत्ती को उठाया, दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला और उसे दूर फेंक दिया। उसके बाद वो इंतहाई फुर्ती से बाहर से मिट्टी ला लाकर कमरे की आग पर डालता गया और उसे बुझाने में कामयाब हो गया। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज काबिले जिक्र है यहाँ बताने की कि सुधीर जब गया तो उमूमन कोई ये कोशिश करेगा कि जो औरतें वहाँ डरी सहमी बैठी हैं उनको हाथ पकड़ के वो बाहर निकाले और आंगन में लेकर आए या घर से बाहर लेकर आए। लेकिन यहाँ पर सुधीर ने जो पहला काम किया वो ये किया कि उसने जलती हुई गैस की बत्ती को उठाया और उसको दूर फेंक दिया। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जानता था कि अगर ये बत्ती थोड़ी और देर करेगा तो वो फट जाएगी और गैस का सिलेंडर जो है वो उसकी वजह से अगर उसकी लपेट की जद में आया तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने क्या किया, बत्ती फेंकने के बाद बड़ी फुर्ती से बाहर से मिट्टी ला ला कर कमरे की आग पर डालता रहा। अब यहाँ पर मिट्टी लाकर क्यों डालता रहा? तो बच्चों यहाँ पर एक बात बताती चलूँ आपको कि जिस तरह आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला उस पर जो फायर एक्सटिंग्विश यानी वो जो गैस डालता है और पानी डालता है, इसी तरह मिट्टी से भी आग बुझाई जाती है। लेकिन अगर वो आग छोटी है तो मिट्टी से उस पर काबू पाया जा सकता है। अब चूंकि वो आग बहुत छोटी थी इसलिए मिट्टी ला ला कर वो डालता गया और आग बुझाने में कामयाब हो गया। इस दौरान में वहां लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी, यानी इतनी देर में चीख पुकार में लोग वहां जमा हो चुके थे। लेकिन तब तक सुधीर ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। सब सुधीर की तारीफ कर रहे थे। उसकी हाजिर दिमागी और बहादुरी से ना सिर्फ 4 औरतों की जान बच गई बल्कि पूरा मोहल्ला एक बड़े नुकसान से बच गया। अगर सिलेंडर फट जाता तो पूरा मोहल्ला उसकी लपेट में आ जाता। तो बच्चों देखा आपने सुधीर कितना बहादुर बच्चा था कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसने जलती हुई गैस बत्ती को उठाया और दूर फेंका। अब यहाँ पर मैंने जो जैसा कि बताया कि हाजिर दिमागी, वो सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि हाजिर दिमाग भी था। हाजिर दिमाग यानी अपनी जहानत का मौके पर बिल्कुल सही इस्तेमाल करना, यानी उसने वहां पर दूसरी चीजों को इतनी अहमियत नहीं दी, औरतों को बाहर नहीं लाया और न सिलेंडर को हटाया। उसने जो उन सारी चीज़ों की जिससे ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता था उस गैस बत्ती को ही सबसे पहले उठाकर दूर फेंका कि जो आग की जो जड़ है जहाँ से आग निकल रही है उसे पहले हटा दिया जाए तो आग को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो बहादुरी के साथ साथ हमारे पास हाजिर दिमागी भी होना चाहिए कि मौके पर हम कौन सा काम पहले करें। तो सुधीर की हाजिर दिमागी से सिर्फ 4 औरतों की ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की जान बची। तो बच्चों हमने इन 2 बच्चों के वाकयात देखे, एक अस्मा और एक सुधीर। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों से कुछ सवालात करूं, जितना भी हमने सबक पढ़ा है इसमें कुछ अल्फाज आए हुए हैं, तो उन अल्फाज को हम बारी बारी फर्दन फर्दन देखते हैं इनफरादी तौर पर और उन अल्फाज की जमा और उन अल्फाज की ज़िदों को देखेंगे। अल्फाज की जमा जैसे कि आप जानते ही होंगे कि अगर कोई एक चीज़ है तो हम उसे वाहिद कहते हैं, और अगर वो एक से ज़्यादा के बारे में बोला जा रहा है या बजाते खुद वही चीज़ एक से ज़्यादा है तो उसे जमा कहते हैं। तो बच्चा आप में से कोई है जो पढ़ना चाहेगा? एक बच्चा वाहिद पढ़े और दूसरा बच्चा जमा पढ़े, या कोई एक ही बच्चा तैयार हो जाए वाहिद और जमा पढ़ने के लिए। मैं स्क्रीन पर ये लफ्ज़ पेश करती हूँ आपके सामने। क्या कोई पढ़ेगा ये? जी बिल्कुल, फहमिया पढ़िए आप। इलाका। इलाका, इलाका वाहिद है, उसकी जमा इलाके। इलाके। शाबाश। दूसरा लफ्ज़ है इदारा। इदारा, इदारा की जमा अदारे। शाबाश। ये देखिए तीसरा लफ्ज़ घर। घर, घर की क्या जमा होती है?
घरे। घर की जमा घर होती है। घर एक भी हो तो हम उसे घर ही कहेंगे और एक से ज्यादा भी हो तो हम उसको घर ही कहेंगे। चलिए अब ये चौथा लफ्ज कमरा। कमरा। कमरा की जमा क्या हो सकती है? कमरे। कमरे, शाबाश। अगला लफ्ज है हमारे पास बच्चा। बच्चा। बच्चे की जमा बच्चे। बच्ची। अगला लफ्ज खर्चा। खदशा। खदशा उसकी जमा खर्चा। खदशात, शाबाश। अब अगला लफ्ज है हमारे पास मुकाम। हाँ मकाम। मकाम की जमा मुकामात। मकामात। अगला लफ्ज है खतरा। खतरा। खतरा की जमा पढ़िए। खतरे। खतरात। खतरा की जमा खतरात। अगला लफ्ज खाना। खाना। खाना की जमा क्या हो सकती है? खाने। खाने, शाबाश। और एक लफ्ज है हमारे पास बच्ची। बच्ची। बच्ची की जमा क्या होगी? बच्चियाँ। बच्चियाँ, वेरी गुड। अभी और भी कुछ अल्फाज हैं, देखते हैं क्या है। पढ़िए। जान। 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 जाने। जाने। जानी, शाबाश। ये पढ़िए। कुर्बानी। कुर्बानी। कुर्बानी की जमा कुर्बानियाँ। कुर्बानियाँ, शाबाश। और भी कुछ अल्फाज हैं हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। कहानी। कहानी। कहानी की जमा क्या हो सकती है? कहानियाँ। कहानियाँ, शाबाश, बिल्कुल सही। अगला लफ्ज मोहल्ला। मोहल्ला। मोहल्ले। मोहल्ले। मोहल्ला, मोहल्ले। हाँ मोहल्ला। मोहल्ले। हाँ ये लफ्ज पढ़िए। बिजलियाँ। बिजली। बिजलियाँ। बिजली की जमा बिजलियाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये लफ्ज शोले। शोला। 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 शोला की जमा शोले। शोले। एक और लफ्ज है हमारे पास रोशनी। रोशनी। रोशनी, रोशनियाँ। हाँ शाबाश, रोशनियाँ। ये पढ़िए। बत्ती। बत्ती। बत्तियाँ। बत्तियाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये लफ्ज पढ़िए। छलांग। छलांग। छलांग की जमा छलांगे। छलांगे, वेरी गुड, बहुत खूब। दीवार। दीवार। दीवार की जमा दीवारें। दीवारें, शाबाश। तो बच्चे कुछ अल्फाज हमारे पास थे जिनकी हमने जमा देखी, तो आप लोगों को याद करना है अच्छी तरीके से। आप लोग किताब लेकर बैठे होंगे अपनी, उसमें निशान भी लगाते जाइए साथ साथ में। अब हम लोग कुछ अल्फाज लेते हैं जिसकी ज़िदे देखते हैं। अजदाद। अजदाद यानी ज़िदे, उलट मानी वाले अल्फाज, तो वो भी अल्फाज देख लेते हैं। ये अल्फाज, यहाँ पर हम कुछ अल्फाज लेंगे और उसके अजदाद यानी उसकी ज़िदे लेंगे, उसके उलट मानी वाले अल्फाज जो होते हैं वो देखते हैं। तो आप पढ़िए पहला लफ्ज। कौन पढ़ेगा इसे? हाजिर। हाजिर। यानी क्या? अब किसी भी लफ्ज की जिद अगर हमको मालूम करना है तो हमको पहले उसका मतलब मालूम होना चाहिए। यहाँ हाजिर का मतलब जो हमारे सामने अभी फिलहाल मौजूद है उसे हाजिर कहते हैं, और जो मौजूद नहीं है उसे क्या कहेंगे? गायब। गायब। तो हाजिर की जिद हो गई गायब। दूसरा लफ्ज लेते हैं एक गरम। गरम। गरम नहीं बोलते बच्चे उसको, इसे पढ़ते हैं गर्म। गर्म। हाँ गर्म। गर्म की क्या जिद होगी? एक ठंडा। ठंडा। और कोई लफ्ज? ये एक लफ्ज है जो जिद है सर्द। हाँ शाबाश, सर्द। गर्म की जिद सर्द, इसको गरम नहीं पढ़ेंगे। अब ये लफ्ज देखिए। बाहर। बाहर। बाहर।
बाहर की जिद क्या होगी? अंदर। अंदर। बहुत ही आसान, शाबाश। मैंने कर चुकी हूँ वो सब। इसके बाद का लफ्ज बुलंद। बुलंद। बुलंद यानी क्या? इसका मतलब कोई बताएगा मुझे? ऊंचा। ऊंचा। हाँ, जो हमारी सतह से जो थोड़ा सा ऊंचा हो उसे बुलंद कहेंगे हम। बुलंद की जिद पस्त। पस्त। पस्त यानी नीचा। अगला लफ्ज देखते हैं। दूर। दूर। जो चीज हमसे निस्बतन काफी फासले पर हो उसे हम दूर कहते हैं, और जो दूर नहीं होती उसे क्या कहेंगे? नजदीक। नजदीक। और कोई लफ्ज है उसके लिए? यहाँ पर मैंने जो लफ्ज लिया है वो है पास। ये एक एकदम आम लफ्ज है, पास। दूर और पास, इसके लिए नजदीक लफ्ज भी आता है और इसके लिए करीब लफ्ज भी आता है। तो ये तीनों जो है ये दूर की जिद है, पास, नजदीक और करीब। अब ये अगला और आखिरी लफ्ज हमारे पास, इसको पढ़िए। कामयाब। कामयाब। कामयाब की जिद क्या हो सकती है? नाकाम। नाकाम। शाबाश। कामयाब यानी हम किसी काम को मुकम्मल कर लेते बहुत अच्छी तरीके से, उसे हम कहेंगे कि हम कामयाब हो गए। अगर हम नहीं कर पाए तो हम नाकाम कहलाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा अल्फाज और उसकी जिदें। अब जो कुछ भी हमने सबक में पढ़ा है उसके ऊपर छोटा सा एक एक नजरसानी करते हैं, उसका यादा करते हैं। तो कुछ सवालात मैं आपके सामने पेश कर, कोई बच्चा सवाल पढ़ेगा और कोई बच्चा जो दूसरा वो उसका जवाब देगा। यहाँ पर मैंने सवाल और जवाब एक मुतबादिल की सूरत में आपको दिए हैं। 3 जवाबात होंगे, उनमें से आपको एक सही जवाब चुनना है। तो अभी आपके सामने पहला सवाल, ये कौन पढ़ेगा ये पहला सवाल? सवाल पढ़िए। हाँ, बहादुर बच्चे इस सबक के मुसन्निफ का नाम क्या है? हाँ, बहादुर बच्चे इस सबक के मुसन्निफ का नाम है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने 3 मुतबादिल पेश कर रही हूँ। पहला है अतहर परवेज, दूसरा है इस्मत चुगताई और तीसरा है सरफराज आरजू। अब यहाँ पर हमें बहादुर बच्चे जो सबक हमने अभी पढ़ा है उसके मुसन्निफ का नाम बताना है। इन तीनों में से क्या है? सरफराज आरजू। सरफराज आरजू। शाबाश, वेरी गुड। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है ये। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। तो हमारा दूसरा सवाल है ये, कौन पढ़ेगा इसे? चिल्ड्रन एड सोसाइटी नामी अदारा मुंबई के किस इलाके में है? हाँ, ये सवाल है चिल्ड्रन एड सोसाइटी नामी अदारा मुंबई के किस इलाके में है। तो यहाँ आपके सामने 3 मुतबादिल है जिन्हें मैं पढ़ती हूँ। कुर्ला, मानपुर। चेंबूर, मानखूर। हाँ, बिल्कुल सही। तो आपने सबक में अभी पढ़ा था चिल्ड्रन एड सोसाइटी नामी जो अदारा है के इलाके में है। देवी लिखने का सही जवाब है ये। अब तीसरा सवाल आप लोगों के सामने पेश करती हूँ मैं। हाँ, इसे पढ़िए। ये सवाल पढ़िए। अस्मा को बच्चे क्या कहकर पुकारते हैं? क्या कहकर पुकारते थे? जब तक मैं मुतबादिल ना दूं आप जवाब नहीं देंगे। इसका मुतबादिल है हमारे पास ये, इसको मैं पढ़ती हूँ। 3 मुतबादिल है। पहला है हमारा आपा, दूसरा दीदी और तीसरा बाजी। दीदी। हाँ, अस्मा को बच्चे दीदी कहकर पुकारते थे, तो दीदी हमारा सही जवाब है। बिल्कुल, शाबाश। अभी कुछ और सवालात हमारे बाकी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं हम लोग। पहला सवाल पढ़िए। अस्मा ने कितने बच्चों को खतरे से बाहर निकाला? अस्मा ने कितने बच्चों को खतरे से बाहर निकाला? और इसके लिए हमारे पास मुतबादिल है। पहला है 15, दूसरा है 30 और तीसरा है 40। बताइए। 40।
40 बच्चों को, अस्मा ने 40 बच्चों को खतरे से बाहर निकाला। बिल्कुल सही जवाब है हमारा। अगला सवाल देखते हैं क्या है, पढ़िए इसे। सुधीर की उम्र क्या थी? हाँ, इसे उम्र नहीं बोलते बेटा, उम्र कहते हैं। सुधीर की उम्र क्या थी? तो हमारे पास 3 मुतबादिल दिए गए हैं। पहला है 16, दूसरा है 20 और तीसरा है 15। सुधीर जो राजस्थान का रहने वाला था, उसकी उम्र क्या थी इन तीनों में से? किसी को पता है? 15। 15, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब, 15। सुधीर की उम्र 15 साल की थी। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल। सुधीर किस रियासत का रहने वाला था? सुधीर किस रियासत का रहने वाला था? तो यहाँ पे हमारे पास 3 रियासतों के नाम हैं। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा राजस्थान। सुधीर का राजस्थान। राजस्थान का रहने वाला था। जवाब राजस्थान। अब देखते हैं अगला सवाल हमारा। पढ़िए ये अगला सवाल। गैस बत्ती के करीब क्या रखा हुआ था? गैस बत्ती के करीब क्या रखा हुआ था? तो इसके लिए हमारे पास 3 मुतबादिल हैं जिन्हें मैं पढ़ती हूँ। सिलेंडर, दूसरा मटका और तीसरा चारपाई। गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर, हाँ, जैसा कि हमने पढ़ा था कि सुधीर ने जो है देखा कि बत्ती के पास जो है सिलेंडर है और सिलेंडर को कभी भी वो बत्ती की आग